Hello guys, welcome to EduTech Hub, an easy way to learn. This is the section for mechanical engineering. In this section, we will discuss about metal cutting. This is the first class for this. Metal cutting is a secondary process. As we already studied about two type of manufacturing process, primary process and secondary process. We already know in primary process there is no any material removal, but in secondary process we will have there some material removal. So metal cutting will be under secondary process, so there will be some material removal. So what is the aim of machining? There are generally three aim: फुलफिल इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट. बिल्कुल सर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी हमारा फंक्शन, जिस चीज के लिए हमारे फंक्शन के लिए हम जिस चीज को बना रहे हैं, दैट शुड बी फुलफिल. इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, प्रलॉन्ग इट्स सर्विसेज. बिल्कुल सर, सर्विस हमारी बिल्कुल उसकी लाइफ इंक्रीज होनी चाहिए, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी चाहिए. अगर मशीनिंग के थ्रू किया, किसी भी मेटल के ऊपर हमने मशीनिंग किया और उसकी परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है तो मशीनिंग किस काम की. ठीक है. और ड्रॉबैक इन मशीनिंग जनरली देखो, एक ही ड्रॉबैक है, क्या होता है उसके अंदर मटेरियल का रिमूवल होता है. बिल्कुल सर. ठीक है. अब एक टर्म कंटिन्यूसली हम लोग यूज में लेंगे, मशीन टूल. So what is machine tool? How can I define a particular thing, a particular object that is a machine tool? A machine tool is a non-portable, power-operated and reasonably valued device or system of devices in which energy is expended to produce jobs of desired size, shape and surface finish by material removal process. ठीक है. देखो जनरली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा मशीन टूल कैसे कहलाएगा कि अगर वो किसी भी टाइप का एनर्जी का इनपुट लेकर, किसी भी टाइप की एनर्जी का इनपुट लेकर, और एक फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी एक रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए. रीजनेबल वैल्यू वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास में एक परफेक्ट साइज का, एक शेप का और मटेरियल का रिमूव करता है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मशीन टूल. तो क्या होता है कि अगर मैं किसी शार्पनर के थ्रू, किसी शार्पनर को मतलब कि बैटरी के थ्रू अगर शार्पनर को ऑपरेट करूं और इससे किसी भी पेंसिल को मैं शार्प करूं, तो दैट शार्पनर इज नॉट नॉन एज, not that will be not considered as a machine tool. Why? Because the value for that sharpener is very less. ठीक है. तो देखो हमारे पास में हम लोग दो टाइप की चीज पढ़ेंगे. यहाँ पर दो टाइप की कटिंग होती है. एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग, एक होती है ऑब्लिक कटिंग. ठीक है. देखो ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है पहले ये देखते हैं, या फिर ऑर्थोगोनल मशीनिंग क्या होती है. ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर क्या होती है, जो हमारी वेलोसिटी है, लाइन ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की लाइन होती है. जैसे देखो ये वाली हमारी लाइन ऑफ वेलोसिटी है ना, ये वाली लाइन ऑफ वेलोसिटी है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द ओवर कटिंग एज. देखो ये हमारी कटिंग एज है, ये दिख रही है हमारी कटिंग एज, ये हमारी कटिंग एज है इसकी. ठीक है. इस कटिंग टूल की जो कटिंग एज है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द line of velocity, and if the cutting edge is at some angle from the line of velocity. देखो यहाँ पे कुछ एक एंगल के ऊपर, परपेंडिकुलर नहीं है, ये फिक्स एंगल के ऊपर 30 डिग्री 60 डिग्री, तो फिर दैट इज नोन एज ऑब्लिक कटिंग. देखो तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ ऑर्थोगोनल कटिंग्स की जल्दी जल्दी क्या क्या होती है, ताकि हम लोगों को एक रिवाइज हो जाए. इस शॉर्ट नोट्स का एक ही पर्पस रहता है कि भैया हमको जल्दी जल्दी एग्जाम टाइम पे केवल और आधा घंटे के अंदर पूरी मेटल कटिंग अगर मैं एक बार सोने से पहले सुन लूँ तो ठीक है, मेरे को रिवाइज होना जाना चाहिए. बस उस हिसाब से मैं आपको ये करा रहा हूँ. ठीक है. देखो क्या होता है ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर जनरली कि हमारी जो विड्थ होती है कटिंग टूल की, जो विड्थ होती है, दैट विल बी जनरली लो एज कंपेयर टू अवर चिप की जो विड्थ होती है. ठीक है. उसकी जो विड्थ होती है वो हमारी चिप की विड्थ से लो होती है. पहली तो ये होती है. और एक हमने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, जो हमारी चिप की, जो हमारा टूल होगा उसकी जो हमारी कटिंग एज की वैल्यू क्या होगी, that will be at particular 90 degree angle,
फ्रॉम लाइन ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है? फ्रॉम लाइन ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद में देखो क्या होता है अपने पास में, कटिंग एज ऑफ विद वाइडर देन विड्थ ऑफ वर्क पीस। कटिंग एज ये रही हमारे पास में, ये कटिंग एज है, ये हमारा वर्क पीस है ना, इससे इसकी वर्क पीस की विड्थ तो यही है, देखो वर्क पीस की विड्थ ये है, कटिंग एज की विड्थ ये है, तो ये जो विड्थ होती है दैट शुड बी वाइडर देन दिस। ठीक है, कटिंग एज ऑफ दिस विल बी वाइडर देन दिस। विड्थ ऑफ वर्क पीस इज मच ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ कट। बिल्कुल सर, width of workpiece that should be greater than depth of cut। वर्क पीस की जो विड्थ होगी वो डेप्थ ऑफ कट से काफी हाई होगी। चिप फ्लो परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। ये कटिंग एज है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर चिप का फ्लो, ये चिप जा रही है ना, जो ये चिप जा रही है देखो, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक दो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरली अगर एग्जाम में पूछ लेवे तो हम लोग बता सकते हैं। अब एक बात याद रखना कि ड्यूरिंग एनी मेटल कटिंग इंक्रीज इन कटिंग स्पीड डज नॉट चेंज कटिंग फोर्सेस। किसी भी मेटल कटिंग प्रोसेस के अंदर अगर मैं कटिंग स्पीड इट मींस आरपीएम या फिर वेलोसिटी को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इससे कटिंग फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। कटिंग फोर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कटिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज भी, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप आरपीएम को इंक्रीज करो या आरपीएम को डिक्रीज करो। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मशीन के अंदर हम जनरली 4 एंगल यूज होंगे। इसको अल्फा, इसको बोलते हैं रैक एंगल, गामा रिलीफ एंगल, शायद होता है शीयर एंगल, और ये होता है क्लियरेंस एंगल। रैक, रिलीफ, शीयर और क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर होती है अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू होती है डेप्थ ऑफ कट के इक्वल। अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू होती है डेप्थ ऑफ कट के इक्वल। अब देखो दो टाइप की अपने पास, एक टाइप का आता है रेक एंगल नाम की चीज आती है। देखो रेक एंगल क्या होता है ये देखना अपने को सबसे पहले, है ना। रेक एंगल क्या होता है सर? रेक एंगल देखो, अगर सपोज करो मैं एक फ्रंट व्यू बताता हूँ आपको, बाद में बताऊंगा अच्छे से, पीछे अपने पास में है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए बताता हूँ। सपोज करो ये मेरा टूल की शेप इस टाइप की होती है ना, तो जो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल अभी के लिए ये वाला एंगल क्या होगा अपने पास में? रेक एंगल कहलाएगा, है ना। तो ये रेक एंगल अपने पास में कैसे कैसे होते हैं ये देखता हूँ। रेक एंगल क्या होता है अपने पास में? रेक एंगल की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। ठीक है, अब निगेटिव रेक एंगल किस किस के लिए यूज में आता है ये देख लो पहले, है ना। निगेटिव रेक एंगल की हाई एज स्ट्रेंथ होती है। अगर रेक एंगल की वैल्यू निगेटिव रहेगी, मेरी बात समझना, रेक एंगल की वैल्यू निगेटिव रहेगी, तो ये वाली, अभी ये वाला पॉजिटिव रेक एंगल है, तो ये वाली एज कैसे हो जाएगी? ये इस टाइप की एज बन जाएगी यहाँ पे, है ना। अगर ये इस टाइप की एज बन जाएगी, देखो ये वाली विड्थ हो गई, ये अगर ये इस टाइप की एज बन जाएगी यहाँ पर, ये कटिंग एज इस टाइप की हो जाएगी मेरे पास में, है ना। तो ये देखो विड्थ इसकी ज्यादा हो गई, मटेरियल भी ज्यादा हो गया। अगर मटेरियल ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर विल बी हाई। ठीक है, टूल की लाइफ भी इंक्रीज हो गई। देखो कटिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। अगर सपोज करो नेगेटिव रेक एंगल है तो कटिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और स्ट्रेंथ तो हाई होगी ही। रिक्वायर्ड हाई पावर, हैवी इम्पैक्ट लोड विल बी रिक्वायर्ड। recommended for high strength material with high rpm। कटिंग टूल मटेरियल किस किस के होते हैं अपने पास में? देखो सिरेमिक, कार्बाइड और इंसर्ट्स। ठीक है, इंसर्ट क्या होता है? एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर छोटा सा पीस होता है, उसको मैं अगर किसी भी अपना एक टूल है उसके आगे की साइड में लगा दूंगा तो उससे क्या होता है? पूरा टूल हार्म नहीं होगा। अगर कटिंग होगी तो फिर अगर मान लो खराब होगा तो केवल मेरा इंसर्ट होगा, और फर्दर मैं केवल इंसर्ट को चेंज करके मैं पूरा टूल नया बना सकता हूँ। बाकी तो क्या होगा, मेरा पूरे टूल को मुझे चेंज करना पड़ेगा, इससे ज्यादा मटेरियल का खराबी होगी। उसके बजाय आप छोटा सा एक पार्ट ले लो, उस पार्ट को कर दो रिमूव। ठीक है, अब आता है अपने पास देखो जीरो रेक एंगल। जीरो रेक एंगल क्या होता है अपने पास में? सपोज करो देखो ये रहा मेरे पास में, है ना, एक ये रहा। अगर ये मेरे को जीरो एक रेक एंगल दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये दिख रहा है ना। अगर सपोज करो ये मेरे पास में जीरो, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो अगर दिखाना चाहो तो, ये रहा मेरा जीरो रेक एंगल।
ठीक है। यहाँ पे देखो ये कुछ भी नहीं है ना, जीरो रेक एंगल। जीरो रेक एंगल किसके लिए यूज में आएगा? टू सिंप्लीफाइड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्म टूल। बिल्कुल सर, जीरो रेक एंगल की ना, जीरो रेक एंगल की स्ट्रेंथ पॉजिटिव रेक एंगल से ज्यादा होती है, बट जीरो रेक एंगल की स्ट्रेंथ निगेटिव रेक एंगल से कम होती है। ये बात ध्यान रखनी। किस किस में यूज में आता है ये? कटिंग ऑफ ब्रास, कास्ट आयरन, गियर कटिंग एंड थ्रेड कटिंग के अंदर जीरो रेक एंगल यूज में आता है। अब आती है अपने पास देखो ऑर्थोगोनल कटिंग। ये हमने पहले बता रखा है कि ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर क्या होता है? कटिंग एज विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। ये हमने पहले ही बताया था। देखो कटिंग फोर्स क्या होता है हमारे पास, दो डायरेक्शन के अंदर यूज में आता है। ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर हमेशा। एक्स और वाई दो कंपोनेंट यूज में आएंगे। दो कंपोनेंट मतलब 2D स्ट्रक्चर होती है। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है? 2D। आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्निंग। टर्निंग क्या होती है अपने पास? ऑब्लिक कटिंग। और देखो ऑब्लिक कटिंग होगी तो और उसके टर्निंग क्या होती है अपने पास? 3D। सब कुछ आगे पढ़ेंगे। और इनके बारे में रेक एंगल क्या होता है, कैसा होता है, किस किस चीज को इफेक्ट करता है, सब चीजें अभी पढ़ रहे हैं हम लोग आगे की साइड में। ठीक है। अब होता है अपने पास देखो रेक एंगल आ चुका है ना। अब आया अपने पास में रेक एंगल की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा, इफ आई जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेक एंगल, देन कटिंग फोर्स विल बी इंक्रीज, देन कटिंग फोर्स विल बी इंक्रीज। देखते जाना, देखो देखो मेरी बात, कि जैसे जैसे मैं ये रेक एंगल की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, अल्फा की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा, देखो सॉरी कटिंग फोर्स, अल्फा की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो थोड़ा यहाँ से क्या होगा, इसकी ब्लंट नहीं, यहाँ से शार्प होता जाएगा। देखो ये इतना शार्प हो गया, सपोज करो एक और इंक्रीज किया तो देखना हो इतना शार्प हो चुका है। ये सपोज करो ये इतना शार्प हो चुका है, तो देखो ये रेक एंगल यहाँ पे देखो इस वाले अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन है ना इस वाले अल्फा से। तो देखो जैसे मैंने इसको एक किया तो यहाँ से शार्प हो गई, शार्प होने से देखो सरफेस फिनिश की वैल्यू इंक्रीज हो, कटिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखनी है, कटिंग फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी जैसे जैसे। लेकिन हाँ देखो इसकी टूल की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये टूल पतला पतला हो जाएगा। देखो कटिंग एज बिल्कुल पतली होगी तो जल्दी से कट जाएगा। क्लियरेंस एंगल की जनरल वैल्यू होती है 3 to 5 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। देखो यही पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे, अभी डिटेल क्लास नहीं है इसमें, केवल और केवल हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम से एक दिन पहले ये चीज देख लेना, 101% है कि आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। ये एक ओवरव्यू है आपके लिए, ठीक है। अगर क्लियरेंस एंगल की वैल्यू 3 डिग्री टू 5 डिग्री होती है, क्लियरेंस एंगल की जनरल वैल्यू होती है 3 डिग्री टू 5 डिग्री। टर्निंग होती है अपने पास, देखो टर्निंग मैंने बता दिया था, ये 3D होती है, ऑब्लिक कटिंग बोलते हैं। पूरा डिटेल में टर्निंग भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी आगे। फीड इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्थोगोनल कटिंग, ये बात ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। अब आता है सिस्टम ऑफ रेक एंगल। हमने पहले बता दिया था 3 टाइप के रेक एंगल थे, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो रेक एंगल। पॉजिटिव के लिए क्या होता है अपने पास में? लो कटिंग फोर्स, ये बता दिया था मैंने यहाँ पे। कटिंग पावर लो होती है, लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। टूल स्पीड लो के होती है, और HSS के लिए जनरली इसको यूज में लेते हैं। देखो ये होता है हमारा एक्चुअल में डायग्राम। देखो ये कटिंग वेलोसिटी है सपोज करो इस डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा टूल है, ये क्या हमारा टूल है। अगर टूल को मैं देखो इस टाइप से रखता हूं तो ये वाला जो एंगल आएगा ना, दैट एंगल इज नोन एज रेक एंगल। ये जो मेरा मतलब कि जो टूल वर्क पीस है उसके परपेंडिकुलर लाइन है ना, उससे टूल ने कितना एंगल यहां से डिफाइन किया हुआ, दैट इज नोन एज अल्फा और रेक एंगल। अगर यही देखना, एक तो ये वाला गया मेरे पास, अगर यही मेरे पास में अल्फा, अगर ये रेक एंगल इस टाइप का आ जाए मेरे पास में, ये देखना अगर यही रेक एंगल ये आ जाए मेरे पास में, उसको देखो उधर की साइड में टूल मेरे पास में ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे था ना वहां पे, अब यहाँ पर टूल ये ऐसे आ गया तो ये निगेटिव डायरेक्शन में चल गया ना इधर। और अगर यही अगर मान लो देख स्ट्रेट डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ये जीरो रेक एंगल। समझ में आ गई? रेक एंगल बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए अपने को, ठीक है। अब आती है ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब आती है अपने पास ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसके अंदर क्या होता है कि देखो ये एक एक्चुअल में टूल इस टाइप का होता है। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको और भी अच्छे से बता दूंगा कि किस किस 3 टाइप के, मतलब कि 3 व्यू के अंदर, प्लान व्यू, मतलब कि फ्रंट व्यू, अपर व्यू और साइड व्यू, तीनों व्यू से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से एंगल होते हैं। और ये क्वेश्चन 101% है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर तो ये फिक्स होता है। साल के अंदर अगर 10 पेपर होते हैं ना, तो 7-8 पेपर के अंदर तो इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कंफर्म है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? शैंक। इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फेस। इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक, लिख लेना यहाँ पे ना। इस वाले पार्ट को बोलते हैं, देखो मैं तो यही कहता हूँ चलूंगा कि इसको आप नोट करते हुए चलो धीरे धीरे।
इसको नोट करते हुए चलोगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। अभी कुछ ना कुछ एग्जाम आएंगे तो उसके लिए मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो एक होता है शेक एंगल, फेस एंगल और एक फ्लैंक एंगल। शेक एंगल, सॉरी, शेंक, फेस और फ्लैंक। अब इसमें अपने पास जनरली 7-8 टाइप के एंगल यूज में आते हैं। पहला आता है बैक रैक एंगल। समझना मेरी बात को, क्या आता है सबसे पहला? बैक रैक एंगल। क्या होता है बैक रैक एंगल? एक ये डायग्राम देखो और एक बैक साइड वाला डायग्राम, दोनों देखना है ना। ये मेरा एक टूल है, ये दिख रहा है आपको टूल इस टाइप का, ये दिख रहा है टूल, ये वाला टूल दिख रहा है ना। ये मैंने फ्रंट व्यू देख रखा है, मैं फ्रंट से देख रहा हूँ। शेंक दिख रहा है मेरे को, ये लिप एंगल दिख रहा है, ये रहा मेरे पास में बैक रैक एंगल। मतलब कि जैसे मैं बैक साइड में जैसे चलूंगा ना, टूल से बैक साइड में चलूंगा। अब इसको देखो पहले मेरे पास में, है ना, ये रहा मेरे पास में बैक रैक एंगल। यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये वाला फेस, ये वाला फेस दिख रहा है, ये होता है मेरे पास में बैक रैक एंगल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ये किस काम का चीज है, ये देखो ये चीज दिख रही है आपको, ये बैक रैक एंगल। प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ विल बी नोन एज व्हाट? बैक रैक एंगल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस, ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, देखो ये मेरा बेस जा रहा है, ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। और पैरेलल टू लेंथ, ये मेरी लेंथ है, ये लेंथ के पैरेलल जो ये वाला एंगल आ रहा है, दैट इज नोन एज बैक रैक एंगल। देखो इसकी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ टूल टू शेयर एंड फॉर्म चिप्स। पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है? टेक्स अवे चिप्स फ्रॉम मशीन सरफेस। देखो मशीन्ड जो सरफेस हो जाएगी, सपोज करो कोई भी एक मेरे पास में ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ये इसकी मुझे मशीनिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे मशीनिंग कर रहा हूँ, ऐसे में ये टूल है मेरे पास में, तो यहाँ से मैं मशीनिंग कर रहा हूँ, तो ये चिप्स होगी ना, ये जो मशीन्ड सरफेस होगी ना, उससे दूर ले जाएगी इसको, चिप्स को, ये यहाँ से पॉजिटिव होगा तो, और निगेटिव होगा तो ये इनको डायरेक्ट टूवर्ड्स द मशीन सरफेस। निगेटिव रे क्यों बोला? इट विल डायरेक्ट चिप्स टूवर्ड्स द मशीन सरफेस। पॉजिटिव रे क्यों बोला? इट विल डायरेक्ट चिप्स फ्रॉम द मशीन सरफेस, टेक्स अवे द फ्रॉम मशीन सरफेस। अब आता है देखो साइड रैक एंगल। जो ये बैक, ये साइड में जाऊंगा ना मैं इधर, बैक रैक एंगल तो इस डायरेक्शन में गया था, मिला मुझे। अब साइड रैक एंगल मेरे पास में क्या है? इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो दैट इज नोन एज, ये दिख रहा है आपको, ये रहा, ये साइड रैक एंगल होता है। ये एक्चुअल में टूल इसी टाइप का होता है मेरे पास में, ध्यान रखना है। अब आता है देखो, ये यहाँ से देख लो, यहाँ पे अगर दिखता है तो इस पे देखो, ये मेरे पास में क्या है? ये देखो टूल अगर ये फ्रंट व्यू से दिखेगा, ये मेरे को साइड रैक एंगल होगा, ये बैक रैक एंगल दिखा। अब इसको मैं अगर फ्रंट से देखूंगा तो फ्रंट से ये रहा मेरे पास में साइड रैक एंगल। ये कौन सा रैक एंगल आएगा? देखो इसको अगर आपको टूल देखना है तो ये एक्चुअल में इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो ये वाली बेटर चीज रहेगी। तो मैं देखो यहां से जाऊंगा ना, इधर से इस डायरेक्शन में चलूंगा, इस डायरेक्शन में, ये दिख रही है आपको, इस डायरेक्शन में अगर मैं चलूंगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं चलूंगा ना, तो मेरे को क्या होगा कि थोड़ा इसकी जो नीचे की साइड में जाती जाती दिखती है, देखो यहाँ से देखो ये नीचे जा रहा है नीचे साइड में, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, दैट एंगल इज नोन एज साइड रैक एंगल। प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। हाई वैल्यू रिड्यूसेस द चिप थिकनेस। इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, चिप थिकनेस ही याद रखना बस, चिप थिकनेस के लिए ये चीजें यूज में आती है। एंड रिलीफ एंगल, देखो एक तो होता है अपने पास साइड रिलीफ एंगल, एक होता है अपने पास में ये रहा एंड रिलीफ एंगल। देखो ये वाली जो चीज आती है, ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से भी थोड़ी ये वाली सरफेस थोड़ी अंदर रहती है, ये वाली सरफेस थोड़ी अंदर रहती है, ये वाली सरफेस थोड़ी बाहर रहती है, यही तो कटिंग एज होती है। तो ये वाली जो एंगल है, इसके बीच में जो एंगल है, दैट इज नोन एज एंड रिलीफ एंगल। इसके अंदर देखो देखो देखो, ये वाला, एक तो ये साइड रिलीफ हो गया, और ये देखो ये रहा अपने पास में एंड रिलीफ एंगल दिख रहा है, एंड रिलीफ एंगल दिख रहा है यहाँ पे, एंड रिलीफ एंगल। ये रहा ना, ये नोज रहती है, और ये वाला जो एंगल रहता है ना, ये परपेंडिकुलर ये वाला एंगल, दैट इज नोन एज एंड रिलीफ एंगल। दिख रहा है आपको? ठीक है सर। और देखो अब यहाँ पे देख ही लो, और अब जब मैं इसको, ये अगर इसको साइड से देखूंगा, मैं फ्रंट से देखूंगा, इधर इस डायरेक्शन से देखूंगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से, तो ये चीज दिखेगी मुझे। तो यहाँ से देखो बैक साइड में देखा था जब, तो मुझे एक साइड रेक एंगल दिख गया था ऐसे ऊपर ही साइड में, और इधर साइड में देखूंगा यहाँ पर इस वाली पे, इस वाली सरफेस पे जो एक रेक एंगल होगा, दैट इज नोन एज साइड रिलीफ एंगल। फिर अगर मैं उसको ऊपर से देखूंगा, अपर डायरेक्शन से, तो देखो ये यहाँ से क्या होता है, एक नोज रेडियस होती है, यहाँ से कर्व्ड सरफेस होता है, दैट इज नोन एज नोज रेडियस।
ठीक है, ये नोज रहती है। और देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ऐसे जाएगा कुछ ऐसा ऐसा, तो दैट इज नोन एज एंड कटिंग एज एंगल। देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एक बार में क्या है कि जल्दी जल्दी अगर समझ लो तो अच्छा, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिटेल क्लास के अंदर बिल्कुल परफेक्ट वैसे वीडियो के थ्रू बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक होता है अपने पास में क्या, एंड कटिंग एज एंगल। देखो और अब आप देखो पास में एक और चीज बताओ तो मैं आपको, साइड कटिंग एज एंगल। ये रहा, देखो ये रहा अपने पास साइड कटिंग एज एंगल। ये यहाँ से इस डायरेक्शन जो जाएगी ना, दैट इज नोन एज साइड कटिंग एज एंगल। समझ में आ गया। अब ये देखो कि साइड कटिंग एज एंगल किस काम में आएगी, एंड कटिंग एज एंगल किस काम में आएगी। ये मेरा एक्चुअल में टूल है, तो ये मैंने बता दिया, साइड रिलीफ एंगल बता दिया मैंने आपको अब तक, साइड रेक एंगल बता दिया मैंने आपको अब तक, साइड रिलीफ एंगल बता दिया, एंड रिलीफ एंगल बता दिया मैंने, एंड कटिंग एज एंगल। ये देखो ये रहा, देखो ये थोड़ा बाहर की साइड में आती है, ये रहा अपने पास एंड कटिंग एज एंगल। ये रहा अपने पास साइड रिलीफ, और देखो ये रहा अपने पास, देखो ये थोड़ा अंदर रहता है, ये थोड़ा बाहर की साइड में रहता है, दैट इज नोन एज साइड कटिंग एज एंगल। ये दिख रहा है आपको साइड कटिंग एज एंगल, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो ये एंड कटिंग एज एंगल हो ही गया था। अब देखो एंड रिलीफ एंगल क्या होता है, प्रिजर्व फ्रिक्शन ऑफ फ्लैंक सरफेस। ये जनरल जो इनके वर्किंग है, जो इनके यूज है, ये रट लो, क्योंकि इसमें क्या होता है एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है कि सर अगर मोयरो के पास में बैक रैक एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, चिप्स की थिकनेस, विड्थ, या फिर चिप की डायरेक्शन को बताती है, तो वो दैट विल टेक्स अवे चिप्स फ्रॉम मशीन सर्फेस। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आता है अपने पास एंड कटिंग एज एंगल। कौन सा एंगल आता है, एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल क्या होता है, इट विल क्लियर द कटिंग सरफेस, इट विल क्लियर द कटिंग सरफेस व्हेन कटिंग विद साइड कटिंग एज एंगल। लार्ज वैल्यू वीकन्स द टूल। जनरली एंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू होती है 8 डिग्री टू 15 डिग्री। देखो मैंने पहले एक आपने को क्या बता रखा था, क्लियरेंस एंगल की वैल्यू बता रखी थी। अब बताया मैंने आपको लार्ज वैल्यू किसकी होती है, एंड कटिंग एज की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो टूल मतलब कि वीक हो जाएगा, टूल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अपने पास, ठीक है। अब आता है अपने पास में साइड कटिंग एज एंगल। हाई वैल्यू में इंड्यूस चैटर्स, हाई वैल्यू थिनर एंड वाइडर द चिप प्रोड्यूसेस। अगर इसकी हाई वैल्यू रहेगी ना तो उसकी जो चिप्स रहेगी, चिप्स वो उसकी वैल्यू या तो थिन रहेगी और वाइड बन जाएगी अपने पास में, ठीक है। अब आता है अपने पास सी एस। अगर मान लो साइड कटिंग एज की वैल्यू 0 है, साइड कटिंग एज की वैल्यू 0 है, तो वेरी हार्ड एंड कास्टिंग, फॉर्जिंग, स्केली, स्किनिंग, मशीनिंग, ठीक है। नो इन्फ्लुएंस ऑन कटिंग फोर्स। बिल्कुल देखो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कटिंग फोर्स के ऊपर आरपीएम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया अब ये भी देखो कि सी एस की वैल्यू, साइड कटिंग एज एंगल की वैल्यू भी कटिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन एंड कटिंग एज की वैल्यू होती है अपने पास 8 डिग्री टू 15 डिग्री की जनरल वैल्यू होती है। लिप एंगल बता दिया था, नोज एंगल मैंने डायग्राम में आपको बता ही दिया था। देखो अब होता है अपने पास टूल सिग्नेचर डेजिग्नेशन। टूल सिग्नेचर डेजिग्नेशन के अंदर क्या होता है अपने पास से, 2 टाइप के डेजिग्नेशन यूज में आते हैं। पहला आता है ASA, जिसको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज में आता है, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज में आएगा। दूसरा होता है ORS, जो कि कैलकुलेशंस के अंदर जनरली यूज में आता है। याद रखो, रेक, रिलीफ, कटिंग, रेक, रिलीफ, कटिंग, रेक, रिलीफ, कटिंग। फिर आता है नोज रेडियस। अल्टीमेटली साइड विल कम लास्ट, साइड विल कम लास्ट, साइड विल कम लास्ट, ये बात रखना। पहला होता है बैक रेक एंगल, दूसरा है साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड रेडियस, ठीक है। और इसके अंदर जनरली रेडियस इंचेस के अंदर होती है ASA डिस्क्रिप्शंस के अंदर। ORS में होता है इंक्लिनेशन एंगल, ऑर्थोगोनल रेक एंगल दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। गामा तो अपने पास में वही रिलीफ एंगल, गामा है साइड रिलीफ एंगल। CE क्या होता है अपने पास में, एंड कटिंग एज एंगल। लैम्डा विल बी प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल और अप्रोच एंगल। इसकी वैल्यू हमेशा 60 से ज्यादा रहेगी, ये बात ध्यान रखना। और देखो लैम्डा विल बी इक्वल टू 90
टी माइनस सी एस, ये बात ध्यान रखो। तो अगर फॉर्मूला याद ही रहना ना, आपने ये देखना कि साइड विल कम लास्ट, तो यहाँ पे देखो सी एंड आ जाएगा ना। अब एंड कटिंग के वजह साइड सी एस आता है, लेकिन यहाँ पे सी एस नहीं आके लेमडा आता है, लेकिन लेमडा और सी एस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो लेमडा विल बी इक्वल टू 90 माइनस सी एस। ठीक है, अब याद है रेडियस की वैल्यू होती है एम के अंदर, इसके अंदर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब होता है अपने पास इंटर कन्वर्जन बिटवीन ए एस ए एंड ओ आर एस। इस स्लाइड के जस्ट आगे मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा। ये जो जुगाड़ दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंटर कन्वर्जन्स को एक को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल उस जुगाड़ की मैट्रिक्स को लर्न करनी पड़ेगी। तो अगर मैट्रिक्स नॉर्मल लर्न कर लो, एक भी फॉर्मूला आपको नहीं देखना पड़ेगा, एक भी फॉर्मूला मैट्रिक्स लर्न कर लो, अपने आप ए एस को आप ओ आर एस में कन्वर्ट करो। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। गेट ई एस का बार्क का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आता अपने उससे आर, जिसको बोलते हैं चिप थिकनेस रेशियो। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है हमेशा। क्या होती है? ग्रेटर देन 1। चिप थिकनेस रेशियो इसकी वैल्यू होती है अनकट चिप थिकनेस टी अपॉन चिप थिकनेस टी सी। अनकट चिप थिकनेस, this is the ratio of uncut chip thickness or chip thickness. Also this is the ratio of length of chip upon length of uncut chip. Velocity of chip upon velocity of uncut chip. Sin phi, अब तो ये कहाँ से आया, ये चीज भी हम लोग आगे बताएंगे। Sin phi upon cos phi minus alpha should be equals to 1 upon n। ये बात ध्यान रखना है ना। चिप इक्विवेलेंस के अपने पास चिप इक्विवेलेंस बोल देते इसको कभी कभी, तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो चिप थिकनेस रेशियो की वैल्यू हमेशा के लिए लेस देन 1 होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग गणेश जी का फॉर्मूला बोलते हैं। tan phi इक्वल्स टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। देखो हम लोग पहले एक मर्चेंट सर्कल के अंदर भी मर्चेंट थ्योरी आएगी, तो मर्चेंट थ्योरी से पहले हम लोग इस चीज को प्रीफर करेंगे हमेशा। वहां पर डायरेक्ट हम लोग मर्चेंट सर्कल से, मर्चेंट थ्योरी के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, फाई की वैल्यू, फाई क्या होता है अपने पास में, फाई क्या होता है शेयर एंगल। शेयर एंगल की अगर वैल्यू निकालनी होती तो पहले हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। देन आफ्टर दैट इफ वी नॉट हैव एनी सफिशिएंट, इफ वी हैव इनसफिशिएंट डेटा, देन वी विल यूज मर्चेंट सर्कल थ्योरी और मर्चेंट थ्योरी। अब आगे देखेंगे मर्चेंट थ्योरी क्या होती है। देन देखो आर की वैल्यू, आर गिवन होगा कोस अल्फा, अल्फा पता आपको रेक एंगल होता है, आर कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग। अब ये बताया सर ने आपको जुगाड़। इस जुगाड़ के थ्रू क्या होता है सर कि tan अल्फा, देखो मैट्रिक्स को सॉल्यूशन तो आता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आता है ना, तो tan अल्फा बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, साइन लेमडा मल्टीप्लाई बाय tan आई प्लस कोस लेमडा मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा। tan अल्फा बी इक्वल्स टू साइन लेमडा मल्टीप्लाई बाय tan आई प्लस कोस लेमडा tan अल्फा। समझ में आई बात? tan अल्फा एस इक्वल्स टू माइनस कोस लेमडा tan आई प्लस साइन लेमडा tan अल्फा। समझ में आ गई? ऐसा कैसा ये भी आ जाएगा। और अगर ये भी देखना, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? हम लोगों ने क्या देखा था, लेमडा इक्वल्स टू 90 माइनस सी एस। तो ये चीज आपको 90 माइनस सी एस, तो ये वाली चीज तो आपको लर्न करने की जरूरत है ही नहीं ना। हमको तो केवल और केवल क्या है, यही चीज देखनी है। और लेमडा और उसमें तो सी एस में रिलेशन में जानता हूँ, तो इस चीज को खत्म भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, केवल और केवल ये दो चीज ही आप लर्न कर लो, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये इसको अपन बोलेंगे जुगाड़ अपने पास में। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अपने पास में, देखो उसके बाद में आता है अपने पास में कि अगर मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे वी चिप इक्विवेलेंस रेशियो या फिर अपने पास चिप थिकनेस रेशियो के अंदर लिखा था वीसी अपॉन वी की वैल्यू लिखी साइन फाई अपॉन कोस फाई माइनस अल्फा। कहाँ से लिख दी थी? अब ये मेरे पास में इस डायग्राम को देखो, है ना, ये मैं मैकेनिज्म बताता हूँ कटिंग की मैकेनिज्म। क्या होता है इस डायरेक्शन में अगर मैं कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ कटिंग, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये मेरा टूल दिख रहा है, इस डायरेक्शन में चिप जा रही है मेरे पास में। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या जाएगी मेरे पास में, चिप दिख रही है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ चिप। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, वी सी कटिंग वेलोसिटी नहीं है, वी सी इज नॉन एज चिप वेलोसिटी and V is known as cutting velocity. VC is known as chip velocity and V is known as chip cutting velocity. And देखो
जनरल बात है कि किसी भी मटेरियल की कटिंग होती है, कटिंग किसके थ्रू होती है? शीयरिंग के थ्रू होती है सर। तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज शीयर एंगल, बात याद रखो। और ये शीयर एंगल है तो वेलोसिटी होगी ना, ये शीयर वेलोसिटी है। क्या है? ये शीयर वेलोसिटी सी है। तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया क्या? ये भी क्या बोलते हैं अपन इसको? जुगाड़। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग डिराइव कर लेंगे। ये देखो वेलोसिटी कटिंग करनी है तो ये इधर v आती है, v वेलोसिटी डायरेक्शन आ गई। चिप ऊपर की साइड में डायरेक्शन तो v c की डायरेक्शन आ गई, चिप आ गई। और इधर ये अपने पास में क्या आ गया? ये इधर आ गया अपने पास में क्या? शेयर वेलोसिटी आ गई। देखो एक बात याद रखो, शेयर आते पहले ये वाला एंगल फाई होता है, ये बात आपको पता है। और ये वाला एंगल अगर फाई है, और ये देखो ये यहां से ये वाला एंगल क्या बोलते हैं हम लोग? इसको अल्फा बोलते हैं ना। ये वाला अल्फा है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना। ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये 90 माइनस अल्फा दिख रहा है क्या आपको? ये क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस अल्फा दिख जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 5 माइनस अल्फा हो जाएगा ना। यहाँ पे ये क्या है? ये अल्फा बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये भी अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना इसमें? v अपॉन, देखो साइन रूल हमको सबको पता है। साइन रूल क्या होता है? किसी भी फंक्शन के लिए v अपॉन साइन, मतलब कि उसके, ये लामीज थ्योरम हमने पढ़ रखी होगी, लामीज थ्योरम इस टाइप से। तो इधर से जो भी फोर्स होता है अपॉन साइन ये वाला एंगल, इधर से ये फोर्स होता है अपॉन साइन ये वाला एंगल, और इधर से ये वाला फोर्स होता है अपॉन साइन ये वाला एंगल। तो देखो ये वाला वेलोसिटी डिवाइड बाय ये वाला एंगल, ये वाली वेलोसिटी डिवाइड बाय ये वाला एंगल। तो v अपॉन कोस फाइव माइनस एल्फा, वी सी अपॉन साइन फाइव, और वी एस अपॉन कोस एल्फा। समझ में आ गया? साइन रूल के थ्रू है। अब आता अपने पास में देखो कटिंग शियर स्ट्रेन। ये एक स्पेशल केस है। ये हमारे जो पुराने वाले जो हमारे थे फोर्स रिलेशन थे, उसके अंदर अगर लैम्डा की वैल्यू 90 हुई तो अल्फा इक्वल टू अल्फा एस हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगी तो अल्फा एन इक्वल टू अल्फा। ये देख लेना है एक बार आप, है ना। और गामा इक्वल टू होता है कोट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा। ये होता है कटिंग शियर स्ट्रेन। इसको क्या मैं बोलता हूँ? कटिंग शियर स्ट्रेन। क्या बोलता हूँ इसको मैं? कटिंग शियर स्ट्रेन बोलता हूँ। तो गामा की वैल्यू होती है, कटिंग शियर स्ट्रेन की वैल्यू होती है कोट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा। देखो अगर मेरे अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई, मेरी बात सुनो, अगर अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई, अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 0 आ जाएगी तो यहाँ पे टेन फाइव हो जाएगा। तो ये क्या एक x प्लस वन अपॉन एक्स वाली फॉर्म नहीं दिख रही है आपको? x प्लस वन अपॉन एक्स वाली फॉर्म दिख रही है ना। x प्लस वन अपॉन एक्स वाली फॉर्म अगर दिख रही है, मेरी बात सुनो, है ना, x प्लस वन अपॉन एक्स वाली फॉर्म, देखो ये ऐसी x प्लस वन अपॉन एक्स वाली फॉर्म दिख रही है ना। तो देखो x प्लस वन अपॉन एक्स के अंदर अगर मैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू देखो मैं 0 तो ले नहीं सकता, तो अगर x की वैल्यू 1 लूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा क्या? सो गामा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर अल्फा इक्वल टू 0। ये बात याद रखना है ना। अब आती है वेलोसिटी। ये तो बता ही दिया था आपको। देखो गामा की रेट क्या होती है? गामा की वैल्यू रेट होती है, ये रेट ऑफ गामा है, ये है ना। शियर स्ट्रेन रेट बोलते हैं हम इसको, ऊपर डॉट लगा देना। तो ये क्या? शियर स्ट्रेन रेट की वैल्यू, तो डी गामा अपॉन डी टी, या फिर वी एस अपॉन टी एस। वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ शियरिंग। टी एस क्या है? थिकनेस ऑफ शियर सेकेंडरी शियर जोन, थिकनेस ऑफ सेकेंडरी शियर जोन। और यहाँ पर क्या होती है? ये कहाँ पर होती है? प्राइमरी शियर जोन के ऊपर होती है। ये बात हमेशा याद रखना। किसके ऊपर होती है? प्राइमरी शियर जोन के ऊपर होती है। और ये जो टीएस है, ये क्या होती है? शियर जोन की जो थिकनेस होती है, दैट इज नोन एज टीएस। अब आता है देखो कोज ऑफ चिप फॉर्मेशन। देखो अब चिप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे। चिप्स के बारे में अगर बात करेंगे तो चिप्स क्या होती है अपने पास? एक देखो डक्टाइल मटेरियल के अंदर शियरिंग के थ्रू अगर होगा तो क्या होगा? शियर कॉज हो जाएगा उसका। ब्रिटल मटेरियल के अंदर क्या होगा? ब्रिटल फेलियर के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब आता है अपने पास टाइप्स ऑफ चिप्स। टाइप्स ऑफ चिप जनरली 3-4 टाइप की होती है। देखो डिसकंटिन्यूअस चिप, कॉन्टिन्यूअस चिप, सिरेटेड, और नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कॉन्टिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज। अगली स्लाइड में आपको इसका डायग्राम भी बताऊंगा, कॉन्टिन्यूअस चिप किस टाइप से बनती है, डिसकंटिन्यूअस किस टाइप से बनती है। तो देखो अभी देख लो कॉन्टिन्यूअस चिप का प्रोडक्शन
कब बनती है? When the material is brittle. In brittle material always we will have discontinuous chips, but in some cases for a ductile material we will also have discontinuous chip. What are the conditions? Conditions are large feed, large depth of cut, negative tool rake angle, and inadequate cutting fluid. So for these four conditions I will have discontinuous chips for a ductile materials. ठीक है, फिर आता है अपने से continuous chips. Continuous chips will for ductile material. सर ductile material के लिए अपने पास continuous chips आएगी. अब जिसकी जस्ट ऑपोजिट कंडीशंस आएगी दैट विल बी फॉर कॉन्टिन्यूस चिप्स. अब आती है अपने से एक खतरनाक चीज आती है क्या? कॉन्टिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज. कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज, इसके अंदर क्या आता है अपने पास में? देखो कि पहले तो ये देखो ये कॉन्टिन्यूस चिप आती है, कोई भी ऐसे कटिंग वटिंग नहीं होती यहाँ पे. ये अपने पास में ये कंटिन्यूस चिप बनती जाती है. देखो ये ऐसे 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 राउंड राउंड फॉर्म में बनती जाती है. दिस इज अ कंटिन्यूस चिप. अब ये ऐसे ऐसे बनी तो टूट गई, बनी टूट गई, बनी टूट गई, तो ये अपने पास डिसकंटिन्यूस चिप आ गई. अब मेरी बात सुनना, बिल्ट अप एज क्या चीज होती है? यहाँ पर क्या होता है, बिल्ट अप एज ऑन टूल. जैसे जैसे देखो टूल की फीड लग रही है ना, पहले तो इसकी कंडीशन पढ़ो फिर मैं बताऊंगा. एक्चुअल में कटिंग फ्लूइड इज इनएडिक्वेट और एब्सेंस. ये हमारा डक्टाइल मटेरियल की बात आएगी. किसकी बात आएगी? डक्टाइल मटेरियल की बात आएगी. रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ बिल्ट अप एज. किस चीज से मैं रिड्यूस कर सकता हूं? इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? इसका रीजन आ जाएगा. ठीक है, इंक्रीज द कटिंग स्पीड एंड रेक एंगल. रेक एंगल और कटिंग स्पीड दोनों को इंक्रीज करो डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो आप बिल्ट अप एज के फॉर्मेशन को रोक सकते हो. यू विल रिमूव द फॉर्मेशन. देखो यू कांट रिमूव बट यू विल रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एज. ठीक है, इंक्रीज द कटिंग स्पीड, रैक एंगल, डिक्रीज फीड एंड डेप्थ ऑफ कट. डिक्रीज द फीड एंड डेप्थ ऑफ कट. यूज कटिंग फ्लूइड, चेंज कटिंग टूल मटेरियल. अब मेरी बात सुनना, बिल्ट अप एज एक्चुअल में होता क्या होता है? जैसे जैसे मैं इसको अगर ज्यादा फीड दूंगा, समझ मेरी बात को, ज्यादा फीड और ज्यादा अगर मैंने इसको दे दी टूल को, ज्यादा फीड और ज्यादा डेप्थ ऑफ कट दे दी, या फिर निगेटिव रेक एंगल होगा ज्यादा स्पीड के ऊपर, अगर मैंने कम स्पीड के ऊपर अगर काम किया, तो बिल्ट अप पेज का फॉर्मेशन काफी जल्दी हो जाएगा. उससे क्या होता है? वेल्डिंग हो जाती है. सपोज एक वेल्डिंग टाइप की, मतलब जैसे ये कोई सपोज करो ये चिप है ना, इसका मटेरियल ये यहाँ पर ये जो दिख रही है ना ब्लैक स्पॉट, इस ब्लैक स्पॉट के यहाँ पर इस एज के ऊपर ये क्या करेगा? अपने पास में इसको वेल्ड हो जाएगा. तो जैसे ही ये वेल्ड हो गया सर, तो वेल्ड होने के बाद ये क्या करेगा? ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा. और यहाँ पे जो हमारे जो भी हम लोग जिस भी वर्क पीस को कट करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी और वर्क पीस की सरफेस फिनिश विल डिक्रीज. So we will have to remove or we will have to reduce the continuous chip with built up edge formation by increasing cutting speed and rake angle, decreasing of feed and depth of cut, and use cutting fluid or change the cutting tool materials. ठीक है, अब आता है मेरे एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग. देखो एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग के अंदर क्या आएगा? मर्चेंट सर्कल डायग्राम. क्या आता है? इसको मैं बोलता हूँ क्या? मर्चेंट सर्किल डायग्राम. मर्चेंट सर्किल डायग्राम इसको मैं बोलता हूँ किसको? इसको बोलता हूँ मर्चेंट सर्किल में डायग्राम. मैं यहाँ पे इस नोटेशन को बीटा यूज में लूंगा. ये नोटेशन है, इस नोटेशन को हम लोग बीटा यूज में लेंगे, है ना. अब बात अपने पास देखो, जनरली ये टर्म्स जो जो यूज में आएगी, इन टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. देयर आर टोटल 6 फोर्स एक्टिंग ऑन वर्क टूल इंटरफेरेंस. There are total 6 forces. There are total 6 forces works on work tool interface. F जिसको मैं क्या बोलूँ? फ्रिक्शन फोर्स. N जिसको मैं बोलूँगा F जिसको फ्रिक्शन फोर्स. N नॉर्मल फोर्स, shear फोर्स, नॉर्मल कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, shear स्ट्रेस, विड्थ,
यील्ड स्ट्रेंथ, बीटा होता है अपने पास में फ्रिक्शन एंगल, म्यू होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फाई होता है शीयर एंगल, अल्फा होता है रेक एंगल। ये जो टर्म्स आएगी जनरल टर्म्स, ये मैं इसके अंदर यूज में लूंगा। अब आता है मेरी पास में, देखो मर्चेंट सर्कल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये अपने पास में टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहली बात तो याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब हमारी डिटेल में क्लासेस होगी तो इस डायग्राम के ऊपर मैं आपको लगभग 1 से 2 घंटे में केवल और केवल मर्चेंट एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे, केवल और केवल एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग के लिए, मर्चेंट सर्कल के लिए मुझे इतना टाइम डिफाइन मतलब कि देना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो अब क्या होता है, ये मेरे पास में ये अल्फा आ गया, रेक एंगल, जिसको मैं अल्फा बोलता हूँ यहाँ पे, है ना, रेक एंगल आ गया। तो ये वाला एंगल भी रेक एंगल हो गया ना, ये यहाँ से दिखता है ना, ये तो ये चीज तो अपने को पता चलती है, ये वाला एंगल भी रेक एंगल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब आता है अपने पास से, देखो ये वाला देखो दिख रहा है, ये फोर्स है अपने पास से, शियर फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स, नॉर्मल थ्रस्ट फोर्स, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, और इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो देखो क्या होता है कि मैं एफ और एन को इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से लिख सकता हूँ, एफ सी और एफ टी को मैं इन टर्म्स ऑफ आर लिख सकता हूँ, एफ एस और एन एस को मैं इन टर्म्स ऑफ आर लिख सकता हूँ। ए एस इक्वल टू टी बी अपॉन साइन फाई। ए एस क्या होता है, एरिया ऑफ शियर, एरिया ऑफ शियर। हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड है, तो पढ़ते जाओ फॉर्मूला, उसको बस कर रिवाइज करवा रहा हूँ। एरिया ऑफ शियर इक्वल टू होता है टी बी अपॉन साइन फाई। पी क्या है, थिकनेस, बी क्या है, विड्थ, फाई क्या है, शियर एंगल। एफ एस इक्वल टू होता है फोर्स, शियर्ड फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ शियर जोन, एरिया ऑफ शियर जोन ले लेना टी बी अपॉन साइन फाई। एफ नॉर्मल क्या होता है अपने, तो शियर के लिए शियर स्ट्रेंथ आ जाएगी, नॉर्मल के नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ डाल देना बस। बीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स म्यू, और म्यू इक्वल्स टू tan बीटा। वी ऑल्सो नो tan बीटा इक्वल्स टू f अपॉन n। f क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, n क्या है, नॉर्मल फोर्स, म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अब आता अपने पास से, देखो कुछ एक कंडीशंस मैंने बोली थी ना, मर्चेंट सर्कल डायग्राम के लिए मुझे काफी टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, मुझे मर्चेंट सर्कल डायग्राम के लिए आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई मेरे पास, सुनो, तो एफ ऐसे आया था मेरे पास में, है ना, अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये स्ट्रेट आ जाएगा, एफ नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, एफ सी कटिंग फोर्स ऐसे आ जाएगा, और एफ टी ऐसे आ जाएगा। ये हो गया एफ नीचे की डायरेक्शन में, ये हो गया एन नॉर्मल फोर्स हो गया, ये हो गया मेरे पास कटिंग फोर्स हो गया इधर की डायरेक्शन में, और ये हो गया मेरे पास में थ्रस्ट फोर्स हो गया, ठीक है। तो दैट विल फॉर्म एज अ रेक्टेंगल, दैट विल बी फॉर्म रेक्टेंगल। और एक और स्पेशल केस होता है अपने पास, देखो, और देखो एफ टी की वैल्यू एफ के इक्वल हो जाएगी, एन की वैल्यू एफ सी के इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। गेट और बार हुआ, गेट हुआ, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। और अल्फा की वैल्यू अगर 0 है, म्यू की वैल्यू अगर एन 1 है, तो एफ एन एफ टी और एफ सी, ये चारों चीजें मिलके क्या है, एक रेक्टेंगल बना देंगे, सॉरी स्क्वायर बना देंगे। क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। अब आती है मर्चेंट थ्योरी, फाई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। ये मैंने बोला ना, मर्चेंट थ्योरी तभी यूज में लाना जब आप गणेश जी का फॉर्मूला क्या है, tan फाई इक्वल टू आर कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा को अगर आप यूज में नहीं ले सकते हो, देन यू विल यूज मर्चेंट थ्योरी, बट और फर्स्ट प्रीफरेंस विल बी ओवर गणेश जी का फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू आर कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको, मर्चेंट सर्कल के थ्रू क्या होगा अपने पास में, जो भी मर्चेंट सर्कल के फाई की वैल्यू देगा तो इट विल गिव्स द हायर वैल्यू ऑफ फाई, इट विल गिव्स अस हायर वैल्यू ऑफ फाई। अगर फाई की वैल्यू हाई है, तो फाई की वैल्यू अगर हाई है, मेरी बात सुनो, मींस लोअर कटिंग फोर्सेस, ये हमको क्या होगा, जो हमारे एक्चुअल में फोर्स लग रहे हैं भैया, वो उनकी वैल्यू नहीं देगा, उनसे लोअर वैल्यूज दे देगा ये अपने पास में, ठीक है। और एक और बात सुनो, स्मॉलर शियर प्लान, लो पावर, लो टेम्परेचर, दैट इज इजियर मशीनिंग। ये हमको काफी इजी मशीन के लिए दे देता है डेटा, लेकिन एक्चुअल में मशीनिंग इतनी इजी नहीं होगी,
तो इसलिए मर्चेंट थ्योरी को मैं कम से कम यूज में लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, जब अगर मैं फंस जाऊंगा, इफ आई विल स्टक इन प्रॉब्लम, देन आई विल यूज मर्चेंट थ्योरी। ठीक है। एक होती है मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी 2 5 प्लस बीटा, यही है, दोनों सेम ही चीज है, बस के लिए यहाँ पे कांस्टेंट के इक्वल आती है। फॉर मिनिमम पावर के लिए ये चीजें यूज में आ जाएगी अपने पास में। एक ली शेफर थ्योरी आती है, फाइ इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा माइनस अल्फा। ली शेफर थ्योरी क्या होती है? फाइ इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा माइनस अल्फा। ये फोर्थ रिलेशन आए हैं। फोर्थ रिलेशन किससे आए अपने पास में? देखो, मर्चेंट सर्कल डायग्राम से ही आए। मैंने आपको जब मर्चेंट सर्कल बताया था तो मर्चेंट सर्कल के अंदर ये सब कुछ बता दिया था। ये होता अपने पास में एफ, ये होता एन, ये था रिजल्टेंट, ये था एफ सी, ये था एफ टी, और ये था एफ एस, और ये था अपने पास में एफ एन। तो देखो, इसकी और एफ और एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये रिजल्टेंट आर लिख सकता हूं क्या मैं? ये एफ सी और एफ टी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ आर लिख सकता हूँ। ये एफ एस और एफ एन की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ आर लिख सकता हूँ ना। तो इनके सबकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर लिखने के बाद में मेरे को एक रिलेशन आता है। तो इन रिलेशंस, ये रिलेशंस काफी ज्यादा यूजफुल है अपने पास में। तो इन रिलेशंस को एक बार पढ़ लेते हैं। एफ इक्वल टू एफ सी साइन एल्फा प्लस एफ टी कोस एल्फा, n इक्वल टू एफ सी कोस एल्फा माइनस एफ टी साइन एल्फा, एफ एन इक्वल टू एफ सी साइन फाई प्लस एफ टी कोस फाई, एफ एस इक्वल टू एफ सी कोस एल्फा माइनस एफ टी साइन एल्फा। सर, ये रिलेशन कहां से आता है? इनका डेरिवेशन भी मैं आपको डिटेल क्लास के अंदर बताऊंगा। अब आता है अपने टर्निंग ऑपरेशन। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि टर्निंग ऑपरेशन 3D होता है। इसमें 3 फोर्सेस यूज होंगे। हमने अभी तक जो ऑर्थोगोनल मशीनिंग पढ़ी थी उसमें केवल और केवल 2 फोर्स ही यूज में आए थे। 2 फोर्स ही यूज में आए थे। उन दोनों फोर्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में थे। लेकिन अब जो टर्निंग आएगी, टर्निंग के अंदर हमारे पास में क्या रहेगा? 3 फोर्स यूज में आएंगे, और वो तीनों फोर्स एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। देखो क्या होता है, एक होता है मेरा जेड डायरेक्शन में, जिसको मैं कटिंग फोर्स बोलता हूँ। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन के अंदर ही दिख रहा है आपको। ये जो जेड डायरेक्शन के अंदर प्रैक्टिकली दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है जेड डायरेक्शन के अंदर, जिसको मैं कटिंग फोर्स बोलता हूँ। दैट इज और टेंजेंशियल कंपोनेंट हो रहा है प्राइमरी कटिंग फोर्स। एक्स डायरेक्शन और एक्सियल कंपोनेंट और फीड फोर्स। एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सियल कंपोनेंट होता है और फीड फोर्स दिख रहा है। ये एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल अच्छा से, बिल्कुल ये एक्चुअल का ये टर्निंग ऐसे ही होती है अपने पास में। 3 जो चेक हो जाता है अगर सिलेंड्रिकल है तो। एफ वाई रेडियल फोर्स और थ्रस्ट फोर्स। एफ वाई की वैल्यू क्या अपने पास में? रेडियल और थ्रस्ट फोर्स अपने पास में है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 3D टू 2D। बिल्कुल, एक बार 3D को 2D में कन्वर्ट कर दो, फिर जो ऑर्थोगोनल मशीनिंग की जो कैलकुलेशंस है वो सारी इसके लिए क्या है? यूजफुल रहेगी। लेकिन पहले आपको 3D को 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एफ सी इक्वल टू एफ जेड, एफ टी इक्वल टू एफ एक्स वाई और एफ एक्स अपॉन साइन लैम्डा। अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग है तो लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या? अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग है तो लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एफ वाई अपॉन कोस लैम्डा, ये बात ध्यान रखो। क्या? ये वाली बातें आप हमेशा ध्यान में रखो, सुन लो इन चीजों को। तो ठीक है, अब आता है अपने पास में, देखो इसके बाद में आएगा अपने पास में T इक्वल टू एफ साइन लैम्डा। ऑर्थोगोनल मशीनिंग के अंदर क्या पढ़ाया था आपको? T इक्वल टू अनकट चिप थिकनेस इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पर टर्निंग ऑपरेशन के अंदर अगर T अनकट चिप थिकनेस इक्वल टू फीड मल्टीप्लाई बाय साइन लैम्डा, अगर यहाँ पे भी ऑर्थोगोनल टर्निंग हो जाएगी तो फीड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वहां पर फीड देने को, ऑर्थोगोनल मशीनिंग के अंदर फीड देने की जरूरत भी नहीं होती है, अपने आप अपने कटिंग हो जाती है। लेकिन हाँ, टर्निंग ऑपरेशन के अंदर आपको फीड, यू हैव टू गिव सम फीड यार। और बी की वैल्यू थी डी अपॉन बी, क्या होता है अपने पास में? विड्थ होती है। डी क्या होता है? डेप्थ ऑफ कट अपॉन साइन लैम्डा। इफ लैम्डा इक्वल्स टू 90 फॉर ऑर्थोगोनल, फॉर लिख लेना, फॉर ऑर्थोगोनल लैम्डा इक्वल्स टू 90, तो बी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। फॉर ऑर्थोगोनल मशीनिंग depth of width of workpiece, width of chip will be also equals to depth of cut feed uncut chip thickness और chip thickness। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ये depth of cut के इक्वल। ठीक है, लैम्डा मैंने पहले पढ़ा दिया था, अप्रोच एंगल की वैल्यू तो 90 माइनस
कटिंग साइड कटिंग एज एंगल सी एस। अब आता है अपने पास ऑर्थोगोनल टर्निंग। देखो ऑर्थोगोनल टर्निंग के अंदर क्या होता है, लेमडा इक्वल टू 90, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। अब आता है एफ सी इक्वल टू एफ जेड हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन साइन लेमडा, तो एफ एक्स हो जाएगा अपने पास, टी इक्वल टू एफ हो जाएगा, बी इक्वल टू डी हो जाएगा। अब होता है अपने पास मटेरियल रिमूवल रेट। देखो इसका एक ये याद रख लो कि इसकी जो mm³ पर सेकेंड, इसकी जो डायमेंशन है, यूनिट है, यूनिट याद रख लो, mm³ पर सेकेंड आती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और इक्वल टू फीड मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ कट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय अनकट चिप थिकनेस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये होती है मटेरियल रिमूवल की रेट। और अगर सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल सरफेस भी है, तो उसको भी देख लें टर्निंग के अंदर, π/4 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मान लो होलो सिलेंड्रिकल है तो π/4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, दैट विल आल्सो गिव्स अस मटेरियल रिमूवल रेट। बस हमने को देखो mm³ पर सेकंड लेके आना, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके, ये बात याद रखनी है। पावर कंजप्शन ड्यूरिंग कटिंग, देखो एफ सी मल्टीप्लाई बाय वी, ये इसका फॉर्मूला होता है पावर का। पावर जनरली दो कंपोनेंट में डिवाइड होती है, एक शेयर पावर होती है, एक होती है फ्रिक्शन पावर। एक क्या होती है, शेयर पावर होगी, एक फ्रिक्शन पावर होगी। तो एक होगी शेयर पावर, एक होती है फ्रिक्शन पावर। एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, बिल्कुल स्पेसिफिक एनर्जी की स्पेसिफिक क्या होगा अपने पास, पर MRR, पावर पर यूनिट MRR। पावर को मैंने क्या लिखा था, एफ सी मल्टीप्लाई बाई वी। MRR देखो mm³ पर सेकंड था ना यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, वो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई थी ना। तो ये आता है एफ सी डिवाइड बाई 1000 एफ डी। अब आता स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया की वैल्यू क्या होगी, बीटी, यहाँ या बीटी जगह बी नहीं लिखो, बी की जगह होता है डी होता है। अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू क्या होती है, फीड रेट, बी की वैल्यू होती है डी, तो एफ सी अपॉन एफ डी और एफ सी अपॉन बी टी। समझ में आ रही है क्या बातें, देखो। हीट जनरेशन, देखना मेरी बात, हीट जनरेशन ड्यूरिंग एनी कटिंग प्रोसेस। हीट जनरेशन क्या होता है अपने पास में कि हीट जनरेट होएगी तो हीट कहाँ जाएगी, वर्क पीस के पास जाएगी, या तो फिर चिप के पास जाएगी, या फिर कटिंग टूल के पास जाएगी, ठीक है। इसके अलावा तो ऐसा तो है नहीं ना कि डायरेक्ट ही एनवायरनमेंट चल जाएगी। भैया एनवायरनमेंट जाएगी तो इनके थ्रू ही तो जाएगी बाहर, ठीक है। तो या तो फिर वर्क पीस के पास जाएगी, या फिर चिप के पास जाएगी, या फिर कटिंग टूल के पास। देखो अब इसका भी अपने पास में ये रहता है कि जैसे जैसे मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं स्पीड को इंक्रीज करूंगा, द पोर्शन ऑफ हीट बाय द वर्क पीस विल कंटिन्यूसली रिड्यूसेस, ठीक है, एंड द पोर्शन ऑफ हीट बाय चिप विल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। तो एक फिक्स वैल्यू होती है इधर की साइड में। तब तक अगर मैं इधर की साइड में कम लो स्पीड पे चलूंगा, तब मैं कह सकता हूं कि 15% वर्क पीस के ऊपर जाएगी, 15% कटिंग टूल के ऊपर जाएगी, और रिमेनिंग 70% विल फॉर चिप, रिमेनिंग 70% will for chip. And if I will increase further, I will increase the speed, then workpiece will have 10%, cutting tool will have 10%, and chip will have 80% part of total heat generations, ठीक है। लो के लिए 15 15 और 70 होता है, और हाई के लिए 10 10 80 होता है। वर्क पीस, कटिंग टूल और चिप, ऐसे याद कर लो। वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC, W मतलब वर्ल्ड, T मतलब ट्रेड, C मतलब सेंटर, WTC। डायनेमोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग कटिंग प्रेशर, देख लो, याद कर लो। दो टाइप के होते हैं डायनेमोमीटर, स्ट्रेन गेज टाइप और पीजो इलेक्ट्रिक टाइप। हीट देखो, दो तीन चीजें और याद रख लो। हीट इज कैलकुलेटेड बाय कैलोरीमीटर मेथड, टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय टूल वर्क थर्मोमीटर, फोर्सेज आर कैलकुलेटेड बाय डायनेमोमीटर।
अब आता है अपने पास देखो टूल फेल्योर। देखो टूल का फेल्योर कैसे, दो टाइप से होता है टूल का फेल्योर। एक होता है अपने पास रेक फेस और एक होता है अपने पास में फ्लैंक वियर। तो पहले रेक फेस की बात करूंगा, फिर बाद में फ्लैंक वियर की बात करूंगा। रेक फेस और क्रैटर वियर देखना, पहले जो थ्योरेटिकल वाली बात है वो बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल इन दोनों डायग्राम्स के अंदर मैं आपको अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, होता अपने पास मोर कॉमन इन डक्टाइल मटेरियल। क्या होता है, रेक फेस और क्रेटर वियर मोर कॉमन इन डक्टाइल मटेरियल। कंटिन्यूस चिप्स का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर एट वेरी हाई स्पीड, इट इज मोर, बिल्कुल हाई स्पीड के ऊपर इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। टेम्परेचर इज मैन कल्प्रिट, मैन रीजन फॉर दिस व्हाट, टेम्परेचर, ये याद रखना है। रेक फेस या फिर क्रेटर वियर के लिए क्या होता है, मोर कॉमन इन डक्टाइल मटेरियल, at very high speed it is more, temperature is main culprit, has little or no influence on cutting force and surface finish। बिल्कुल ये चीज क्या है, थोड़ी हजम कम होती है कि भैया फेस, रेक फेस मेरे पास में क्या हो रहा है, रेक फेस के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया, रेक फेस के अंदर फेलियर क्रिएट होगा, वो कटिंग फोर्स के ऊपर, सरफेस फिनिश के ऊपर मेरे पास में क्या हो रहा है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। क्यों कि भैया कटिंग तो मैं फ्लैंक सरफेस से कर रहा हूं ना, रेक सरफेस से थोड़ी कर रहा हूं। रेक सरफेस तो क्या, किस चीज में, दो टाइप के काम होते हैं रेक के अपने पास में, एक था बेक रेक एंगल, एक था साइड रेक एंगल। तो एक तो चिप की थिकनेस या फिर विड्थ के लिए काम करता है, और एक किसके लिए, चिप्स को या तो फिर अपने पास पॉजिटिव होगा तो टूवर्ड्स द, और निगेटिव होगा तो अवे फ्रॉम द चिप मटेरियल्स, तो अपने सरफेस फिनिश्ड मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये कटिंग के लिए, थोड़ी कटिंग के लिए तो फ्लैंक चीज यूज में आएगी, या तो एंड कटिंग एज एंगल या फिर साइड कटिंग एज एंगल, वो लेयर वो रेस्पॉन्ड रहेगा ना कटिंग के लिए। तो अब देखो ये इसने बोल दिया था कि रेक फेस क्या होता है कि यहां से कुछ एक डिस्टेंस के ऊपर रेक होता है। देखो ये जो कटिंग एज दिख रही है, कटिंग नोज होती है, नोज ये दिख रहा है यहाँ पे नोज, इस डायग्राम में देखना, इस वाले डायग्राम में देखना, अच्छे से देखना कि जूम करके, कि जो नोज होती है, नोज से जस्ट कुछ डिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू काफी हाई हो जाती है। तो टेम्परेचर की वैल्यू काफी हाई हो रही है इस वजह से, तभी इसने बोला ना टेम्परेचर मैन कंप्लीट। तो टेम्परेचर यहाँ पे काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, तभी यहाँ पे एक रेक फेस का वियर, रेक फेस मतलब कि वियर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, दैट इज नोन एज क्रेटर वियर। ठीक है, अब होता है देखो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहां से देखो एक नोज थी ये अपने पास में, नोज से थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज नोन एज रेक फेस और क्रेटर वियर, दिख रहा है। अब आता अपने पास में देखो एक होता है फ्लैंक वियर। ये देखो रेक फेस मतलब वियर होता है वो काफी इतना डोमिनेटिंग होता है, लेकिन ये क्रेटर लैंड भी बोलते हैं इसको हम लोग, मोर डोमिनेटिंग, ये काफी ज्यादा डोमिनेट रहता है बाय एब्रेसिव एक्शन ऑफ हार्ड पार्टिकल एंड इन्फ्लुएंस इन वर्क पीस। ठीक है, एट लो स्पीड, वो हाई स्पीड के ऊपर काफी ज्यादा था, उसके अंदर क्या था, टेम्परेचर इज द मैन कल्प्रिट, बट इन दिस विल बी हाई एट लो स्पीड। टूल लाइफ क्राइटेरिया को ये अपने पास देखो, टूल लाइफ होती है ना, उसको ये खतरनाक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है फ्लैंक वियर। यूनिफॉर्म वियर देखो इसके लिए क्या आ गया कि ये अपने कुछ क्राइटेरिया बता देता हूं मैं आपको। यूनिफॉर्म वियर के लिए 0.3 mm एवरेज ऑफ ऑल पास्ट और 0.6 mm लोकलाइज्ड। ये प्रैक्टिकल है डेटा, अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि कभी कभी आजकल क्या है कि जो पीएसयूज के एग्जाम्स है ना, तो उनके अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट अपने पास में, अगर यार मुझे डायरेक्ट पता तो मैं डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ, उसमें कोई कंसेप्ट यूज में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट टिक किया खत्म बात। देखो फ्लैंक वियर क्या होता है, ये देखो मैंने बोला ना फ्लैंक वियर कहाँ पे जनरेट होता है, फ्लैंक फेस के ऊपर होता है, क्योंकि कटिंग जनरली अपने पास साइड कटिंग एज एंगल से होती है, तो फ्लैंक फेस के ऊपर होती है, तो ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव रहता है, मोर डोमिनेटिंग है। ये देखो इसके अंदर ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, दैट एरिया इज फ्लैंक वियर। वहां पे हमने किसके ऊपर, इस वाले सरफेस पे रेक सरफेस के ऊपर पड़ा था, लेकिन यहाँ पे फ्लैंक सरफेस के ऊपर पड़ा है। ठीक है, अब फ्लैंक वियर की कटिंग टाइम के हिसाब से देखो कैटास्ट्रोफिक टाइप का मतलब कि कर्व जनरेट होता है, पढ़ रखा होगा, बाथ टब कर्व पढ़ रखा होगा ना, उस टाइप का होता है कि स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होता है फ्लैंक वियर, फिर कुछ टाइम तक देखो इस टाइम से लेके इस टाइम तक लगभग कांस्टेंट हो जाता है ये थोड़ा बहुत, फिर एकदम कैटास्ट्रोफिक फेलियर होता है। तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा, मिडल के अंदर थोड़ा बीच में कांस्टेंट रहता है, और फिर लास्ट में कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो जाता है खतरनाक तरीके से। फिर आता अपने पास है वियर मैकेनिज्म।
देखो वियर मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है, एब्रेसिव वियर होती है, एडहेसिव वियर होती है, डिफ्यूजन वियर होती है, और केमिकल और ऑक्सीडेशन वियर मैकेनिज्म होती है उसके बारे में, ठीक है। एट द रेट ऑफ वेरी हाई स्पीड होती है। देखो वियर में केमिकल और ऑक्सीडेशन वियर क्या होती है अपने पास, हाई स्पीड के ऊपर काफी ज्यादा होती है। नॉच वियर, ऑक्सीडेशन वियर मैकेनिज्म। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। देखो टेलर की टूल लाइफ इक्वेशन है सर, टेलर साहब ने एक टूल लाइफ इक्वेशन दी थी, वी टी की पावर, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहो, वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज बेस्ड ऑन फ्लैंक वियर। ये बात याद रखो पहले तो, क्या फ्लैंक वियर के ऊपर बेस्ड रहती है, जहां वी क्या है वेलोसिटी, टी क्या है टूल लाइफ, एन क्या है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू टूल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। एन की वैल्यू 0 पॉइंट, देखो एच एस एस के लिए एन की वैल्यू थी 0.082 कास्ट अलोय के लिए एन की वैल्यू थी 0.1 to 0.15। कार्बाइड टूल के लिए होती है एन की वैल्यू 0.2 to 0.4। सिरेमिक टूल के लिए होती है 0.5 to 0.7। अब आता है मेरी बात सुनो, मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ये जो दिख रही है ना, इसके ऊपर गेट के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वी टी की पावर एन, एफ की पावर ए, डी की पावर बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये चीज याद रखो पहले। इफेक्ट ऑन टूल लाइफ, वेलोसिटी का सबसे ज्यादा इफेक्ट फिर होता है फीड का, फिर होता है अपने पास डेप्थ ऑफ कट का। वेलोसिटी, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। कुछ की कटिंग स्पीड दे रखी है, एचएसएस की सबसे कम स्पीड होती है, फिर कास्ट अलोय की, फिर कार्बाइड की, फिर सीमेंटेड कार्बाइड की, सरमेट्स की, और सबसे ज्यादा हायर स्पीड पे मैं यूज में ले सकता हूं सिरेमिक और सिंटर्ड ऑक्साइड को। अल्फा रेक, ऑप्टिमम रेक की वैल्यू होती है 14 डिग्री फॉर बेटर टूल लाइफ। और देखो ये बता भी दिया था मैंने आपको कि क्या क्लियरेंस एंगल की वैल्यू थे 8 डिग्री फॉर एचएसएस, 5 डिग्री फॉर कार्बाइड। समझ आ गई बात। ये दो टाइप के कर्व दे रखे हैं, मेरी बात सुनो। पहला कर्व क्या है अपने पास में, ये लॉग टी वर्सेस एल एन वी है। ये एल एन टी वर्सेज एल एन वी का ग्राफ है, फर्स्ट वाला। ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है एल एन टी वर्सेज एल एन वी का है। इसमें स्ट्रेट लाइंस बनती है। जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, पहली बात तो ये, जो तू सिरेमिक कार्बाइड ऐसे जैसे जाऊंगा तो एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और सी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अब यही अगर मैं सिंपल वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक कर्व्ड सरफेस बनेगा। तो जैसे ही मैं इधर डायरेक्शन डायगोनली मैं मूव करूंगा तो वैल्यू ऑफ सी विल बी इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ सी विल बी इंक्रीजेस। ये नॉर्मल क्राइटेरिया है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भैया C2 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ से C की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, N की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, यहाँ से N की वैल्यू इधर इंक्रीज होती है, बात खत्म। अब बता इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग। मेटल कटिंग की इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है उसमें, एक आता है चिप इक्विवेलेंस रेशियो। ये होता है एंगेज्ड कटिंग एज लेंथ अपॉन प्लान एरिया ऑफ कट। What is the chip equivalence? It is the ratio of engaged cutting edge length upon plan area of cut. If side cutting edge angle is increases, chip equivalence increases. If radius is of nose radius is increases, chip equivalence will increases and life will be increases. अब आता मेरी बात सुनना कि ऑप्टिमम कंडीशन या ऑप्टिमम लाइफ कंडीशन फॉर मिनिमम कॉस्ट, ये होता है टी नोट इक्वल्स टू टी सी प्लस सी टी बाई सी एम 1 माइनस एन अपॉन एन। लर्न करो इसको। पहले देखो अगली स्लाइड के अंदर मैं इसका डायग्राम बताऊंगा, टी नोट क्या है, टी सी क्या है, सी टी क्या है, सी एम सब कुछ बताऊंगा अगली स्लाइड के अंदर। पेशेंस, हैव सम पेशेंस। टी नोट इक्वल्स टू टी सी, टी नोट इक्वल्स टू टी सी प्लस सी टी बाई सी एम 1 minus n upon n. And for maximum productivity, if we don't have CT or CM, CT क्या है, टूल रिग्राइंड कॉस्ट प्लस टूल डेप्रिशिएशन पर सर्विस। CM क्या है, मशीनिंग कॉस्ट बोल सकता हूं मैं, लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट पर मिनट या मशीनिंग
कॉस्ट। टी नॉट इक्वल टू टी सी 1/n/n फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। देखो ये अपने पास में डायग्राम है, ये अपने पास है इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल के अंदर डायग्राम आता है। तो डायग्राम पहले ये देखो किस किस के बीच में बनता है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर पीस वर्सेस, देखो एक्स एक्सिस पे तो आएगी कटिंग वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर पीस। ये क्वेश्चन भी एग्जांपल में पूछ लेता है। देखो ये क्या है, सीएम कॉस्ट एक्चुअल कटिंग कॉस्ट, ये क्या है सीटी, ये टूल चेंजिंग कॉस्ट, ये ओवरऑल मशीनिंग कॉस्ट, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये क्या होता है अपने पास प्रोडक्शन कॉस्ट। दिख रहा है एग्जाम्पल, ये होता है एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता है, तो बोलेगा ये क्या चीज है, तो ये ओवरऑल मशीनिंग कॉस्ट है। टूल चेंजिंग कॉस्ट, टूलिंग कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है, अपना हैंडलिंग कॉस्ट होती है, और ये एक्चुअलिंग कॉस्ट है, फिर मशीनिंग कॉस्ट बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। कॉस्ट वर्सेस प्रोडक्शन डायग्राम, देखो ये क्या है अपने पास में स्पीड, और ये क्या दिख रही है आपको स्पीड है, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास में कॉस्ट है, ये इधर तो आता कॉस्ट और इधर आता स्पीड। तो अगर मैं स्टार्टिंग मेरी बात सुनो तो ये वाला कर्व ऐसे बनेगा, ये वाला कर्व ऐसे बनेगा, तो मेरे को सुनना कि ये तो अपने पास में कॉस्ट डायग्राम आ रहा है, ये क्या आ रहा है कॉस्ट डायग्राम, जो ये वाला दिख रहा है ऊपर वाला कॉस्ट डायग्राम, और ये क्या प्रोडक्शन वाला डायग्राम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट शुड बी मिनिमम और प्रोडक्शन शुड बी मैक्सिमम। देखो कॉस्ट की वैल्यू भी अगर ज्यादा हुई, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है ऊपरी साइड में कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्शन तो है ही नहीं। यहाँ पे आया तो भी देखो कॉस्ट की वैल्यू भी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। थोड़ा आगे आया तो कॉस्ट की वैल्यू तो डिक्रीज होगी लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बहुत अच्छी बात। थोड़ा और आगे आया तो कॉस्ट की वैल्यू बिल्कुल कम होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे गया तो कॉस्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज, कॉस्ट की वैल्यू इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आऊंगा तो देखो कॉस्ट की वैल्यू काफी हाई हो गई, प्रोडक्शन की वैल्यू भी काफी हाई हो गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रोडक्शन के बीच की बात करूंगा। समझो मेरे को क्या है कॉस्ट, मेरे को हमेशा मिनिमम, व्हाट आई रिक्वायर ओनली मिनिमम कॉस्ट एंड ऑल्सो मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में ही हमेशा हमारा पास में काम करो, ये हमारा रेंज रहेगी, ठीक है। सो वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, दिस पॉइंट, this point velocity for maximum production ये will be greater than velocity for maximum profit। इसके अंदर तो प्रॉफिट मिल रहा है मुझे इस रीजन के अंदर, will be greater than maximum profit, will be greater than velocity for maximum cost, ये मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रेटर देन मिनिमम कॉस्ट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। देखो फ्री कटिंग स्टील क्या होती है ये देख लो, फ्री कटिंग स्टील होती है एडिशन ऑफ लेड इन लो कार्बन रिसल्फ्यूराइज्ड स्टील एंड आल्सो इन एल्यूमिनियम एंड कॉपर विल नोन एज फ्री कटिंग स्टील। ईएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील, सल्फर इज एडेड टू स्टील ओनली इफ देयर इज सफिशिएंट मैग्नीज। क्यों, देखो अगर सल्फर रहेगा, देखो अगर सल्फर रहेगा ना, मैग्नीज रहेगा तब तो मैग्नीज सल्फाइड बनाएगा, नहीं तो क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर बन गया तो वो काफी हार्ड मटेरियल रहेगा, इससे उसकी हार्डनेस और उसकी मशीनेबिलिटी काफी डिक्रीज हो जाएगी। तो सल्फर इज एडेड ओनली इफ sufficient manganese is there. Lead acts as a solid lubricant at low speed but as a liquid lubricant at high speed. Phosphorus strengthens better chip formation and surface finish को increase करता है phosphorus. स्टेनलेस स्टील के अंदर Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डिफिकल्ट टू मशीन, बिल्कुल सर, क्योंकि देखो उसमें क्रोमियम की लेयर चढ़ी होती है ना, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो काफी हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो वो मशीन के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। कोर्स ग्रेन माइक्रो स्ट्रक्चर होती है। ब्रिटल आर मोर मशीनेबल, रैक एंगल इज प्रोपोर्शनल टू मशीनेबिलिटी। अब आता है अपने पास फॉर्मूला सरफेस रफनेस का। सरफेस रफनेस होती है अपने पास H इक्वल टू F1 साइड tan साइड एंड कटिंग एज एंगल प्लस cot एंड कटिंग एज एंगल। R A की वैल्यू होती है H अपॉन 4 प्रैक्टिकल, अगर R की वैल्यू गिवन है आपके पास तो H इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन 8R। रफनेस R A की वैल्यू थी F स्क्वायर अपॉन 18 √3R।
जहां देखो स्मॉल एच क्या है, ये बात याद रखो। अगर एग्जाम में पूछे कि पीक टू वैली रफनेस है क्या होगी, तो पीक टू वैली रफनेस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन टेन साइड कटिंग एज एंगल प्लस कोट एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, और रफनेस की वैल्यू होगी केवल आपके पास में, सरफेस रफनेस की वैल्यू होगी एच बाय 4। ये क्या है, आर ए क्या है, सेंटर लाइन एवरेज या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ रफनेस। अगर आपके पास में, मेरी बात सुनो, अगर आपके पास में नोज रेडियस गिवन नहीं है और पूछा है कि पीक टू वैल्यू रफनेस क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी एफ अपॉन टेन साइड कटिंग एज प्लस कॉट एंड कटिंग एज एंगल। अगर रेडियस की वैल्यू, नोज रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है और पूछा है सेंटर लाइन एवरेज या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ रफनेस, तो वो h बाय 4 कर देना। और अगर r की वैल्यू गिवन है और पूछा है पीक टू वैल्यू रफनेस, तो एफ स्क्वायर अपॉन 8r। और r की वैल्यू गिवन है और पूछा सेंटर लाइन एवरेज और एम्पलीट्यूड ऑफ रफनेस, एफ स्क्वायर अपॉन 18√3r। कुछ कुछ मटेरियल्स के लिए कटिंग फ्लूइड, देखो कटिंग फ्लूइड क्या होता है अपने से, प्राइमरी एम क्या होता है, प्राइमरी वर्किंग तो होती है उसकी कूलिंग। ठीक है, प्राइमरी वर्किंग होती है एज अ कूलेंट, सेकेंडरी होती है एज अ लुब्रिकेंट। कास्ट आयरन के लिए कंप्रेस्ड एयर प्लस मशीन्ड ड्राई, एल्यूमिनियम के लिए केरोसिन ऑयल, ब्रास के लिए नो कूलेंट इज यूज्ड। In our next class, we will discuss about limit and tolerance. This section ends here. For more updates, like and subscribe.